सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी से। एक बार कंफर्म कर देंगे। जल्दी से कंफर्म करिए एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग का रहने वाला है सेकेंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी। तो स्टार्ट किया जाए फिर। हाँ जी। ओके। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग के 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके। चलो ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर। सर नोट्स खुद बनाने हैं या खरीद के? खरीद के मतलब क्या? 3.0 बैच तो है ना, उसमें नोट्स दिए गए हैं। उसमें खरीदना और खरीदना क्या है? अब क्या खरीदना है उसमें? क्वेश्चन तो हिंदी में ले आए सर। अच्छा, पहले आ तो जाएं क्लास में आप। कल क्वेश्चन हिंदी में नहीं थे क्या? हम्म। बिल्कुल बेनिफिट होंगी योगेश। ठीक है। हाँ, लेकिन आज नहीं होंगे प्रशांत कुमार, है ना? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है ना। आई होप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे। अच्छा, वो फैटमैन क्या बात कर रहा हो? तो इट डिपेंड्स। ठीक है, नोट्स तो हैं आपके पास ना 3.0 बैच के। अगर आपको ऐसा है कि हार्ड कॉपी चाहिए तो आप फैटमैन बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग मेजर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। सर मैं एक छोटी सी जॉब करता हूँ, रिटर्न पीडीएफ दे दीजिएगा सर रिवीजन के लिए। क्या रिटर्न पीडीएफ दे दीजिएगा? यह है तो ये थ्योरी की तो क्लास हो नहीं रही। अब तुम ये सोचो इसके भी नोट्स मिलेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्या ही नोट्स बनेंगे भाई, खुद सोचो। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। ठीक है, मेन तो वह मैंने आपको पहले बताया कि आपको रिवाइज करके आने हैं। ठीक है, आपको रिवाइज करके आने हैं, बस ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, ऑप्शन डी आ रहा है आंसर। अच्छा, चलिए तो करते हैं अभी। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पूछ रहा है द क्रिएशन और एबॉलिशन। देखो सिंपल सी बात यह है कि ये हिंदी में आपका है, आपने देख लिया। सिंपल सी ये बात यह है कि अमेंडमेंट जो है हमारे 3 तरह के हैं। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको पता है कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। ठीक है, एक वो, पहले वो जो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, दैट इज साधारण बहुमत से होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
ये होती है सिंपल मेजॉरिटी। वहीं अगर बात करें स्पेशल मेजॉरिटी की, तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी कि जितनी मेंबरशिप है हाउस की, ठीक है, उसकी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड सॉरी यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे जो ऊपर वाला सिंपल मेजॉरिटी में, सिंपल में आप सिंपल ही रखो, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग। अब मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ का। मेजॉरिटी का मतलब ये होता है जितने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा का केस कंसिडर कर लेते हैं। अब लोकसभा में 543 की मेंबरशिप है करंट में, तो मैं इसकी मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ डिवाइड बाई 2+1। अब इसमें से आज मान लेते हैं कितने लोग प्रेजेंट हैं, तो आज मान लेते हैं कि सिर्फ 450 लोग ही प्रेजेंट हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मैंने बता दिया 400 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक। उसमें से हो सकता है 50 यानी कि 50 लोग वोटिंग में हिस्सा ना लेना चाहें, तो कितने हो गए, 350 लोग हो गए जो प्रेजेंट है और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, प्रेजेंट वोटिंग। तो इसका डिवाइड बाई 2+1, ये मेजॉरिटी ऑफ, ये हो गया आपका सिंपल मेजॉरिटी, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब है डिवाइड बाई 2+1, ठीक। तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस या फिर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी नंबर आपका बड़ा निकल के आएगा। एंड तीसरे तरह का आपका अमेंडमेंट होता है जहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस, कहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट में, प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ये चाहिए, यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से, आधे राज्यों से रैटिफिकेशन चाहिए। रैटिफिकेशन कैसे, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से चाहिए रैटिफिकेशन सिर्फ स्टेट से। यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी मिल गई पार्लियामेंट में, उसके बाद स्टेट्स की भी अनुमति लेनी है। अगर भारत में 28 राज्य हैं तो एटलीस्ट हाफ का मतलब हुआ एटलीस्ट 14 राज्यों से आपको परमिशन चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी वहाँ पे चलेगी। अब ये जो दूसरे और तीसरे नंबर के यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। अनुच्छेद नंबर 368 में ही पूरा प्रोसीजर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, संवैधानिक संशोधन का, ठीक है। इसी में क्योंकि पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो सिंपल मेजॉरिटी है, इसको अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं डील किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 368 के तहत सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट आते हैं, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज हैंडल्ड थ्रू दिस प्रोसीजर। यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, इसका क्रिएशन और एबॉलिशन ये कौन करता है, ये देश का पार्लियामेंट करता है, संसद करती है। आप अगर ये सोचें कि उस राज्य की विधानसभा करती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक, क्लियर। तो कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से होगा। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है इसके अबॉलिशन और क्रिएशन के बारे में, आर्टिकल नंबर 169, 169। उस राज्य की विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास कर सकती है स्पेशल मेजॉरिटी से, सीकिंग पार्लियामेंट की भाई पार्लियामेंट प्लीज हमारे लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्रिएट करके दे दीजिए। लेकिन क्रिएट या अबॉलिश करने का काम पार्लियामेंट का है। और कमेंट में आपको ये बताना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, ये कितने अभी तक स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी। एनी चेंजेस कंसर्निंग द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल रिक्वायर दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट। बिल्कुल, ये भी जो है आपका सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है, ठीक है। ये भी आपका सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत से ही होता है, क्योंकि ये सब किस शेड्यूल में लिखा हुआ है, ये सब आपका सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। कल हम लोगों ने देखा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ई से क्या है, ई से होता है एमोल्यूमेंट्स। तो दूसरा वाला यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट एंड द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप फॉल अंडर द स्कोप ऑफ सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट अगेन। अब लैंग्वेज इन पार्लियामेंट ये किस आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अभी तो आपने
नहीं वो चीज़ पढ़ी होगी बिकॉज ये आपका अमेंडमेंट चैप्टर में नहीं होता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ना कि आर्टिकल नंबर 120 में दिया हुआ है कि जो भी लैंग्वेज यूज़ होगी, मतलब जो भी काम होगा, ठीक है, पार्लियामेंट में, वो किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। और जो और इंग्लिश टर्म है ये 15 साल बाद डिलीट किया जाना था, लेकिन अभी तक वो डिलीट नहीं हुआ है, वो अभी तक कंटिन्यू है बिकॉज जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, उसने अभी तक इंग्लिश को कंटिन्यू करके रखा हुआ है। तो दूसरा वाला भी सही होगा, तीसरा वाला भी सही होगा। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लाइक तेलंगाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंडमेंट यूटिलाइजिंग दिस मेजोरिटी। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत आता है, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत आता है। और अभी हम पढ़ेंगे या आपने अगर रिविजन करके आओगे तो आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उनको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाते हैं, इसलिए। तो जहाँ पे भी सिंपल मेजॉरिटी चलती है उसको अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाता है। The Constitution Amendment Bill does not require the prior permission of the President for its introduction in either house of the Parliament. The President is mandated to give his or her assent to Constitutional Amendment Bill and cannot use any veto power, a provision introduced by the 24th Amendment of 1971. बताइए। The Constitution Amendment Bill does not require the prior permission of the President for its introduction in either house of the Parliament. बिल्कुल सही है। अब पूरा, अब ये हिंदी में आपका ये, ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन है लिखा हुआ है आपका, देख लिया सभी ने? ये कहाँ से पता चलेगा मोहन? ये हम क्लास में बताते हैं, तब सो रहे होते हैं आप, मतलब कल बताया था ना क्लास में, कल क्लास में बताया था। बाकी जो मेंस वाला ग्रुप है उस पर मैंने, वो तो मैं बता भी देता हूँ ना, कल सुबह भी डाल भी दिया था, वैसे कल बता भी दिया था आपको क्लास में, तो डेली बेसिस पे क्लास पे आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 368 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस तरीके से आता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की कोई नीड नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? इसमें कोई नीड नहीं है प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की। ये कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड in either house of parliament, either house of parliament। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी हाउस में आ सकता है। ओनली का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता ये बिल आपका, ओके? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, बट नॉट इन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ओके? नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग बिकॉज इसमें डेडलॉक नहीं हो सकता है, सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, यानी राष्ट्रपति को इसमें अपनी सहमति देनी ही होगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये पर्टिकुलर चीज़ को 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971 का, उसने मैंडेटरी किया था। अच्छा, 26th अमेंडमेंट ने किस चीज़ को एबॉलिश किया था, कोई बता सकता है? व्हाट वाज एबॉलिश थ्रू 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये प्रेसिडेंट को उसमें असेंट देनी ही होगी। ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? सो पहला है कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द पार्लियामेंट, ट्रू है, सही है। प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू गिव हिज और हर असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड कैन नॉट यूज एनी वीटो। वीटो यूज़ नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। वीटो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। 24th अमेंडमेंट से ही मैंडेटरी किया गया था। अब ये दोनों ही सही है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है ना वो। क्लियर? ओके। अब मान लो पहला आश्वासन ये लिखा होता कि प्रेसिडेंट को एसेंट देनी, मतलब प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही होगी, और फिर रीज़न में लिखा होता इट वाज मैंडेटेड थ्रू 24th अमेंडमेंट, तो फिर वो सही एक्सप्लेनेशन भी होता आपका, ठीक है? क्लियर?
ओके। एंड 26th अमेंडमेंट से क्या अबॉलिश हुआ था? सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया आंसर, एंड दैट इज जो प्रिवी पर्स है उसको अबॉलिश किया गया था 26th अमेंडमेंट एक्ट से। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा, थर्ड क्वेश्चन करिए, इंग्लिश में या हिंदी में। तो यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, पूरा वो कंप्लीट वीडियो था, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे समराइज करके मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, ठीक। चलिए, परमार सर का छावा, बिल्कुल। क्या समझ नहीं आया? लेजेंड है, नाम लेजेंड रखे हो, थोड़ा सा कमेंट भी लेजेंड वाला कर दिया करो, स्पेसिफिक बता दिया करो कि ये चीज़ समझ नहीं आई है तो फिर से रिपीट कर दें। प्रीवी पर्स अगर समझ नहीं आया तो प्रीवी पर्स जब प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया गया था इंडियन यूनियन में, तो उनको एक काइंड ऑफ लालच आप बोल सकते हो दिया गया था कि आपको एक तरह से पेंशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको पैसे मिलते रहेंगे। वही प्रीवी पर्स था जिसको इंदिरा गांधी ने बाद में अबॉलिश कर दिया था 1971 में थ्रू 26th अमेंडमेंट। ओके। The principle of the basic structure of the constitution which restricts the parliament's amending power was established in the Keshananda Bharati case of 1973। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो प्रिंसिपल है वो 1973 1973 में केशवानंद भारती केस में इस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। बिकॉज इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है, लेकिन क्या, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। एन अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स इज कैरीड आउट यूजिंग द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द नीड फॉर द स्टेट का रैटिफिकेशन। अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स इज कैरीड आउट यूजिंग द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, विदाउट द नीड ऑफ स्टेट रैटिफिकेशन, इसमें ज़रूरत नहीं होती स्टेट की रैटिफिकेशन की। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए सिर्फ पार्लियामेंट में, रैटिफिकेशन नहीं चाहिए स्टेट्स का। ओके। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग प्रोसीजर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय ग्रैनविल ऑस्टिन एज हैविंग प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी विड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो, ये हिंदी में रहा आपका। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है या फिर हैं? 4 ऑप्शन आपके पास। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। या तो मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है, जो कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं कर रखा होता है, उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई भी ला सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व अ डेडलॉक ओवर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल्कुल, कोई डेडलॉक नहीं। यहाँ पर डेडलॉक का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि लोकसभा ने राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दिया और वो माना ही नहीं, या फिर राज्यसभा ने बोला कि लोकसभा से कि आप ये चेंजेस कर लो, लेकिन लोकसभा नहीं मान रहा है, ठीक है। या फिर राज्यसभा से बिल ओरिजिनेट हो गया, लोकसभा नहीं मान रहा है, तो ऐसे केसेस में डेडलॉक क्रिएट होता है। और नॉर्मली जो नॉर्मल बिल होता है, जैसे कि जो नॉर्मल लेजिस्लेटिव बिल होता है, जैसे कि अगर हम मनी बिल को हटा दें तो बाकी जो ऑर्डनरी बिल होता है उसमें अगर इस तरीके का डेडलॉक हो जाता है दोनों के बीच में, तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग को समन करता है। जॉइंट सिटिंग हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, जरा बताइए तो वो जो जॉइंट सिटिंग है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, कोई प्रावधान नहीं है वहाँ पे भी। अकॉर्डिंग टू केसी वेरे, द वैरायटी ऑफ अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट रेयरली फाउंड। ये भी सही है। एंड केसी वेरे ने
इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या बोला था और ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था, बताइए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड 4। तो इन्होंने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को क्वाज़ाई फेडरल बोला था, ओके। एंड ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक। चलिए, हिंदी इंग्लिश में ये रहा आपका और हिंदी में ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन विद द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर देयर अमेंडमेंट। लिस्ट 1 में प्रोविजन है, लिस्ट 2 में मेजॉरिटी किस तरीके के चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है, बताना है आपको, बताइए। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। चलो, तो द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड को हम अमेंड करना चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है, उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये होते हैं इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज, यानी निर्वाचित सांसद और विधायक लोग होते हैं। ये होते हैं सांसद, ये हो गए विधायक, तो निर्वाचित वाले होते हैं, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, ओके। तो इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं, यानी कि एमएलए मतलब स्टेट का भी लेने देना है। अगर स्टेट का लेने देना है, स्टेट के लोग भी इलेक्टोरल कॉलेज में हैं प्रेसिडेंट के, तो वैसी बात है कि यहाँ पर हमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी रैटिफिकेशन चाहिए। कोरम इन पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 2, क्लॉज 1 वैसे वोटिंग की बात करता है, क्लॉज 2 आपकी कोरम की बात करता है, जिसको हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं। तो गणपूर्ति कितनी होती है, तो कोरम का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 10%, यानी 1/10 मेंबर्स पार्लियामेंट के प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं तो सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। सिंपल सी बात इतनी होती है, ठीक है। तो कोरम का अगर मतलब ये होता है, तो कोरम इन पार्लियामेंट में स्टेट का कोई लेना देना तो होगा नहीं, चाहे वो 1/10 रखें या 1/5 रखें, ठीक है, उसमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए स्टेट्स का। और ये बड़ा सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है ये, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ये 7th शेड्यूल की बात हो रही है। 7th शेड्यूल में क्या है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। सोचो, अगर ये 7th शेड्यूल को अमेंड कर रहे हैं और अगर इसमें स्टेट की परमिशन ना ली जाएगी, तो ये तो जो यूनियन वाले हैं वो तो सारे सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंडर में ले आएंगे, है कि नहीं। तो ऐसा ना करने के लिए 7th शेड्यूल में भी आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए, इसमें भी 3 होगा। अमेंडमेंट ऑफ डीपीएसपी, तो अभी बताया था, एफआर हो चाहे डीपीएसपी हो, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक। सिंपल मेजोरिटी फॉर रैटिफिकेशन बाई स्टेट्स, ये सिर्फ ऐसे अकेले में खुद कुछ नहीं होता। तो 3-2-3-1 ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए आते हैं कोई, और ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे वो 2nd शेड्यूल हो, ठीक, चाहे वो 3rd शेड्यूल हो, ठीक है, ये सब आपके सिंपल मेजोरिटी से ही होते हैं। जो 7th शेड्यूल है, 7वां, उसमें स्पेशल और रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए। तो सिंपल मेजोरिटी से 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, कोरम हो गया, ये सारे सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड देयर कोर प्रोविजंस, बताइए। तो यहाँ पर अमेंडमेंट लिखे हुए हैं 100वां नंबर, 103, 104, 106। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही मैच्ड है। प्रख्यात बोल रहे हैं क्वेश्चन 1 में ऑप्शन बी समझ नहीं है।
Any changes concerning the emolument allowance privilege of the president, governor, Supreme Court judges as listed in the second schedule requires this type of amendment. Which type of amendment? Simple majority. अभी जस्ट अभी बताया भाई, जस्ट अभी बताते जा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं है। सभी से कृपया करके आग्रह है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए मैंने 3.0 में इसको फ्री नहीं किया था इनिशियली, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर सिर्फ मेंस वाले नहीं और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सिर्फ वो मेंस तक सीमित रहता तो सिर्फ मेंस वाले स्टूडेंट आते हैं। अब यहाँ पे हर कोई आ सकता है जिसका चाहे प्रीलिम्स निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, या फिर जिसका सीजीएल के लिए उसने बैच लिया भी नहीं था, बट फिर भी लोग आएंगे प्रैक्टिस के लिए। वो तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे ये वो कर पाना कि भाई कौन मेंस के लिए कौन नहीं है, तो वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कृपया करके पहले कॉन्सेप्ट है ना क्लियर कर लें ढंग से। खैर, अब मैं इस पर ज़्यादा डीप में नहीं हो जाऊँगा, लेकिन ठीक है, यही मेरा पर्पज़ था कि क्यों भाई सीजीएल जो मेंस है उनको अलग रखा जाए। खैर कोई नहीं, तो यहाँ पे आते हैं अभी। तो ये चीज़ क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 करना था। कपिल कुछ नहीं होगा, पास ही नहीं होगा बिल। अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बिल, लोकसभा में गया तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। डेडलॉक होगा और डेडलॉक वो जॉइंट सीटिंग से रिकॉल नहीं, वो नहीं हो सकता रिजॉल्व, तो ख़त्म बिल। अब इसी तरह क्वेश्चन मुझे एंटरटेन करने पड़ेंगे। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन राइट नाउ एमिंग फॉर 2026। अब ये चल रही है मेन सी क्लास, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो ये इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। 103rd अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये EWS वाले जो हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको 10% की रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ये, बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा, 101 में क्या है और 102 में क्या है? 104th अमेंडमेंट, रिमूवल ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेशन फ्रॉम द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो बिल्कुल पहले होता क्या था, प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 मेंबर्स को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे उनको नॉमिनेट करता था, ठीक है, उनको नॉमिनेट करता था। इसी तरह गवर्नर एक मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करता था। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 331 है, प्रेसिडेंट जहां 2 को नॉमिनेट करता था, और आर्टिकल 333 है जहां गवर्नर करता था एक को। तो उसको ख़त्म कर किया जा चुका है 104th अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन जो SC ST को रिजर्वेशन मिलता था, जो कि आपको किस में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 332 में दिया हुआ है, 332 में, 330 में विधानसभा लोकसभा के लिए और 332 में विधानसभा के लिए SC ST का रिजर्वेशन, उसको जो है बढ़ाया जा चुका है इसी अमेंडमेंट से 10 साल के लिए। ये भी सही है। और ये जो लिखा हुआ है, रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये 106th नहीं है, 105th है। ये 105वें अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ये 105th है। ये 106th की बात करेंगे तो ये 1/3 ऑफ रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन टू विमेन, ठीक है, विमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है। कहाँ पर? तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा, ठीक है। 101st अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो ये GST को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, और आर्टिकल नंबर 279A को इंसर्ट करता है, विच टॉक्स अबाउट द GST काउंसिल। 102nd की अगर बात करेंगे, 102 की, तो ये किसकी बात करता है? जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है और आर्टिकल नंबर 338B में इसको इंसर्ट करता है, ठीक है। तो 4th वाला गलत हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है, चलो। और जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने एक वीडियो में समराइज कर रखे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके उनको सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उस लेक्चर से। A law made by the parliament for the creation of a new state must be passed by a special majority, as it necessitates an amendment to the first and fourth schedules. Article 4 mandates that any law made under Article number 3
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल नंबर 368। ये हिंदी में आपका सवाल। कर लिया सभी ने? चलिए, तो अ लॉ मेड बाई पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, जो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होता है, मस्ट बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। रॉन्ग, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक। आर्टिकल 4 मैंडेट्स दैट एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 3 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। बिल्कुल सही है। स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, इनको 368 के तहत अमेंडमेंट माना जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी कि असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो आपका सही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 के तहत जो भी आप चेंजेस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 2, so what does it talks about? It talks about admission और establishment of new states। ये बात किसकी करता है? एडमिशन और establishment of new states। एंड वहीं अगर आर्टिकल नंबर 3 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में इसमें आप ध्यान रखना, इसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज भी आ जाता है। ठीक है, यानी आप किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसके एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिमिनिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ओके, या फिर उसका आप नेम चेंज कर रहे हैं, स्टेट का कुछ बाइफिकेशन हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है, ये सारा कुछ आर्टिकल 3 में आता है। तो एक्चुअल में आर्टिकल 2 में अगर हम किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का हिस्सा बना रहे हैं जो भारत का भी हिस्सा नहीं है वो, या फिर हम किसी यूटी को स्टेट बना रहे हैं वो आता है 2 में। और 3 में बात करेंगे जो एग्जिस्टिंग स्टेट है भारत का, उसका नाम चेंज करना, उसकी बाउंड्री ऑल्टर करना, वो सब आर्टिकल 3 में आता है। एंड आर्टिकल 4 में यही लिखा हुआ है कि जो 2 और 3 के तहत जो भी आप चेंजेस करोगे वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ, तो क्या क्या है आर्टिकल 1 क्या अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 में के तहत क्या क्या टेरिटरी के तहत आएंगे, बताइए। कर लिया? चलिए, तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, बिल्कुल। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, टेरिटरीज ऑफ द यूटी दैट इज यूनियन टेरिटरीज के जो जितने भी फर्स्ट शेड्यूल में, और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ओके, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 1, इसमें लिखा क्या हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जब अंबेडकर जी से ये पूछा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिया, जबकि इंडिया इज अ फेडरेशन, हमने देखा फेडरल कैरेक्टर है, भले थोड़ा सा यूनिटरी नेचर का है हमारा फेडरेशन, लेकिन आपको पता है यूनिटरी बाय से थोड़ा सा, लेकिन है तो फेडरेशन। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए लिया है क्योंकि अंबेडकर जी का कहना था कि इंडिया में जो यूनियन है इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, यानी कि राज्यों के बीच में कोई इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इन इंडिया स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन, यानी कि उनके पास ये पावर नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो यूनियन को छोड़ कर जा सकें, यूनियन को secede कर सकें वो। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है इंडिया, ठीक है, क्या बोला जाता है? इंडिया इज अ indestructible union of destructible states, of destructible states। क्लियर है? इंडिया इज अ indestructible यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। एंड वहीं पे यूएस की बात करेंगे तो यूएस इज अ indestructible यूनियन ऑफ indestructible स्टेट्स।
ठीक है। तो इंडिया में स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, वो यूनियन से बाहर नहीं जा सकते हैं। नाउ सिटीजनशिप पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कंसिडर द फॉलोइंग। हिंदी में ये रहा। कर लिया, ठीक है। फॉर अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर जुलाई 1 1987 बट बिफोर 3 December 2004 इट वाज सफिशिएंट फॉर ओनली वन पेरेंट टू बी एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। एंड द करंट रूल ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट mandates that the parent who is a citizen must register the birth at any consulate within 1 year, ठीक है। तो किसी भी कॉन्सुलेट में विद इन 1 year आपको रजिस्टर करना है अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन दैट द चाइल्ड डज नॉट होल्ड अनदर कंट्री का पासपोर्ट। हाँ जी, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। अब बाई डिसेंट का मतलब सर आर्टिकल 371 में भी बता देंगे, ठीक है। तो बाई डिसेंट का मतलब क्या होता है? बाई डिसेंट का मतलब ये होता है कि ईदर ऑफ योर पेरेंट आर बॉर्न इन इंडिया। डिसेंट का मतलब यही होता है कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई यह है इंडियन ओरिजिन का है। क्लियर है, ठीक है, यानी वो इंडियन सिटीजन है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बोथ 1 and 2। क्लियर। सिटीजनशिप की अगर बात करेंगे तो ये पार्ट नंबर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। भाग नंबर 2 में पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। एंड पार्ट 2 में अगर बात करेंगे तो आता है आपका सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के जो प्रावधान है वो आते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं और सिंगल सिटीजनशिप चलती है हमारे यहाँ पे, एकल नागरिकता। और ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है बताएंगे। A person who has acquired Indian citizenship by naturalization is eligible to be elected as the president of India। वो योग्य है कि वो राष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में कोई भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन वो होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो ना तो वो उस कंट्री का सिटीजन है, ना ही वो उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कोई भी कुछ भी इंडिया से उसका लिंकेज नहीं है उसको बोल। और वो फिर अगर सिटीजनशिप लेता है तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइज्ड सिटीजन। यूएस में कोई भी नेचुरलाइज सिटीजन नहीं बन सकता है वहाँ का प्रेसिडेंट, लेकिन इंडिया में बन सकता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे एक्वायर्ड सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे किस तरीके से आपने नागरिकता ली है वो मैटर नहीं करता है, आपको पूरे पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, क्लियर है। 10th ही आपका हिंदी में ये रहा। चलिए अगला है यहाँ पे पार्लियामेंट पावर टू स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन प्रीवियसली सच एज बाय एक्वायरिंग देयर फॉरेन टेरिटरी डिराइव्ड फ्रॉम विच आर्टिकल। तो किस आर्टिकल से हम डिराइव करते हैं? तो ये आर्टिकल नंबर 2 से डिराइव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सिक्किम का केस लेना चाहूँगा, ठीक है। अब सिक्किम आपको पता है इट वॉज नॉट दी, क्या नहीं था ये आपका इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था। ध्यान रखना इसके लिए अलग से वैसे अमेंडमेंट करना पड़ा था, ठीक है। एंड दैट वाज विच अमेंडमेंट, जरा बताइए। 35th अमेंडमेंट था वो। 35th अमेंडमेंट था 1974 में, जिसके तहत इसको एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा मिला। एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा, ठीक है। सिक्किम उस टाइम पे चोग्याल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है। और 35th अमेंडमेंट करके आर्टिकल नंबर 2A को इंसर्ट करके उसमें सिक्किम को इंक्लूड किया गया। कंप्लीट स्टेटहुड इसको मिला 36th अमेंडमेंट से, जो 1975 में हुआ, ठीक है। क्या मिला इससे? इससे मिला कंप्लीट स्टेटहुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर पे आते हैं। Which of the following constitutional actions concerning Indian territory mandates a constitutional amendment under Article number 368? बताइए। तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट किसको माना जाएगा? जब एरिया को डिमिनिश किया जाएगा किसी स्टेट के, तब सीडिंग अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट, ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, या फिर एडमिटिंग अ न्यू फॉरेन टेरिटरी, यानी किसी नए विदेशी भूभाग को संघ में शामिल करना। तो
अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 है ये, और ये दोनों आर्टिकल नंबर 3, और आर्टिकल नंबर 2 और 3 को आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप टेरिटरी को सीड कर रहे हैं, किसी कंट्री को दे रहे हैं, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है, जब बेरूबारी यूनियन केस हुआ तो उसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप इंडियन टेरिटरी को दे रहे हैं किसी कंट्री को, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये हिंदी में आपका क्वेश्चन, द जनरल रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन सीकिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज अ टोटल ऑफ 12 ईयर्स ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया विच मस्ट इंक्लूड व्हाट। ये हिंदी में आपका क्वेश्चन है। तो देखो, अगर हम ये एक्ट के हिसाब से देखें तो नागरिकता कितने तरीकों से ली जा सकती है। तो नागरिकता ली जा सकती है टोटल 5 तरीकों से। बाई बर्थ, यानी अगर किसी का जन्म इंडिया में होता है तो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, इस केस में आपके मम्मी पापा वो भी होने चाहिए भारत के नागरिक, क्योंकि इंडिया में पहले जो जस सॉली का जो कॉन्सेप्ट चलता था, विच मीन्स कि हु इज़ बॉर्न इन द इंडियन सॉइल, वो भारत का नागरिक अपने आप हो जाएगा। जैसे कोई कोई घूमने आया और उसने यहाँ पर बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, तो वो अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। ऐसे यूएस में चलता है जस्ट सॉली का कॉन्सेप्ट, कि अगर यूएस में किसी का भी जन्म हुआ वो यूएस का नागरिक हो जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या है, भी जस्ट सैंगुनी है, ठीक है, यानी कि आपके रूट्स भी इंडियन होने चाहिए, मम्मी पापा आपके इंडियन होने चाहिए, तब आपका बर्थ होता है, यू आर इंडियन सिटीजन। ठीक है, बाई डिसेंट, डिसेंट का मतलब ये होता है कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन करेंटली अभी किसी और देश में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप भारत के नागरिक हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप अभी किसी और देश के नागरिक हैं, किसी दूसरे देश में तो रह रहे हैं, किसी और देश के नागरिक हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि आपके स्पाउस, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के रहे हैं, ठीक है, या हैं, तो उस केस में आप बाय रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे केस में आपको 7 साल भारत में रहना होता है। नेचुरलाइजेशन अभी मैंने बताया कि आपका कोई लिंक नहीं है उस कंट्री से, ठीक है, ना तो आप अभी हैं उस देश के नागरिक, ना ही आपके कोई स्पाउस का लेना देना है वहाँ से, ना ही आपके पेरेंट्स उस कंट्री के ओरिजिन के। देन उस केस में आपको 12 साल रहना होता है, ठीक है, 12 ईयर्स, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 12 साल, दैट द पर्सन which must include a continuous period of 1 year immediately preceding the date of application is a total of 12 years of residence। 12 साल का रेजिडेंस चाहिए, ठीक, लेकिन 1 साल आपका अप्लाई करने से पहले वो जो पूरा 1 साल है वो पूरा आप कॉन्टिन्यूस पीरियड इंडिया में ही रहे हो तभी, ठीक है।
तभी हो सकता है कि आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हो नेचुरलाइजेशन। नहीं, 12 साल आपको तो रहना ही है, लेकिन पिछले 1 साल जब आपने अप्लाई किया है तो उसके पिछले 1 साल में आप भारत के बाहर कहीं नहीं गए हो। ठीक है, 13 का ए। असर्शन और रीज़न आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर दो granted perpetual residence and entry rights is not legally considered a citizen of India under the Constitution. The Constitution of India as per article number 9 automatically terminates the citizenship of any person who voluntarily acquires the citizenship of any foreign state. ये रहा आपका हिंदी में। कर लिया? चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता कौन है, तो ये कोई भी मतलब फॉरेन सिटीजन होता है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का होता है। तो उनको भारत सरकार ने क्या छूट दे रखी है, जैसे 2005 में ये स्कीम शुरू करी थी वो सही सिटीजन्स के लिए कि अगर आपके पास वैलिड फॉरेन पासपोर्ट है, ठीक है, तो आप परमानेंटली भारत में रह सकते हो। परमानेंट भारत में रेजिडेंसी अलाउड है। आप भारत के नागरिक नहीं बन जाओगे, सिर्फ रेजिडेंसी आपको अलाउड है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में आपको पता होना चाहिए, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता चलती है, जो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। सो दो ग्रांटेड परपेचुअल रेजिडेंस तो मिल जाता है, लेकिन नॉट लीगली कंसिडर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया। सही है आपका ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल नंबर 9 ऑटोमेटिकली टर्मिनेट द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल नंबर 9 ये पूरी तरीके से अबॉलिश कर देता है अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए वाला तो सही है और बी भी सही है, आपका रीज़न भी सही है। और ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल नंबर 9 ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स द सिटीजनशिप। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर का। आर्टिकल 11 के बारे में ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है। कर लिया सभी ने? आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एक्सक्लूसिव पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। दिस पावर एक्सटेंड्स टू प्रिस्क्राइबिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। बिल्कुल, आर्टिकल 11 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर उसी के प्रावधान है कि प्रिस्क्राइब कर सकता है पार्लियामेंट टर्म्स एंड कंडीशन को। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 11 में यही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ही, सिर्फ देश की संसद ही नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे, ये जो 1955 का है, जिसमें लिखा हुआ है किस तरीके से 5 तरीकों से कोई नागरिकता ले सकता है। 4 तो ये मैंने आपको जो लिखा है, और 5वां क्या है? 5वां है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी मतलब ये है कि अगर किसी भी देश की टेरिटरी को अगर भारत में मिलाया जाए तो वहाँ के लोग भी भारत के नागरिकता के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो होगा किस तरीके से ले सकता है कोई किस तरीके से लूज़ कर सकता है। अगर मैं बात करूँ लूज़ यानी किस तरीके से खो सकता है नागरिकता। एक तो है बाई रिनंसिएशन, यानी खुद से ही उसने नागरिकता त्याग दी भारत की। दूसरा है टर्मिनेशन, यानी अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले ली, लेकिन यहाँ पर अपनी नागरिकता गिव अप करी नहीं। इसमें क्या है, अपने आप से उसने बोल दिया हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसमें छोड़ी नहीं, किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो अपने आप उसकी छीन ली जाएगी। ठीक है, और ये तीसरा होता है डेप्रीवेशन, जब आपने गलत तरीके से, फॉल्स तरीके से भारत की नागरिकता ली है तब, या फिर आप एनिमी कंट्री को हेल्प कर रहे थे वॉर के टाइम पे, तो उस केस में आप अपनी सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हैं। तो ये सब किस में लिखा हुआ है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसको अभी रिसेंट में अमेंड भी किया था, आपको पता है, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं 2019 का, जिसमें 6 कम्युनिटी से आने वाले 3 देशों से जो लोग हैं, दैट इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे जिनमें पारसी हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, और छठवें कौन से हैं? सिख हैं। तो ये जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं जिसमें मुस्लिम नहीं है, तो ये अगर 3 देशों से आते हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के जो प्रावधान है उसमें
क्या है उसमें थोड़ा सा ईज किए गए हैं। जैसे 12 साल रहना है आपको, हमने देखा था बाय सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, तो उसको कम करके 7 साल किया गया। ओके, तो ये सब काम कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सही है, मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यस। इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन डीम्ड टू बी सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ओके, अच्छा ये बताइए देश का पहला कौन सा लिंग्विस्टिक स्टेट था? विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ द कंट्री? भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य। The Constitution provided criteria for citizenship only at its commencement. Which of the following article deal with those criteria? 5, 7, 8 या 9? आंध्रा बिल्कुल सही है। अब इस पे भी देखेंगे इसको लेके, ये हिंदी में है। कर लिया सभी ने? ठीक। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, यानी लागू हुआ था, ठीक है, या फिर एनफोर्स हुआ था, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप की जो भी प्रोविजन है वो किस में लिखे हुए थे? उससे पहले की अगर बात करेंगे कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, वो लिखा था कहाँ पे आपका? वो लिखा था आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 के बीच में, अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में। और उसके बाद के नागरिकता के प्रावधान सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, उससे डील जो है वो डील करता है 26 जनवरी 1950 के बाद के, और उससे पहले के आर्टिकल 5 से लेके 9 तक। तो 5 में लिखा है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सही है ये आपका। ठीक है, 7 में लिखा है सिटीजनशिप राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यस, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान का मतलब ये है जो भारत से माइग्रेट किए पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर भारत आए हैं, तो उनके नागरिकता के प्रावधान दिए। वही अनुच्छेद नंबर अगर 6 में बात करेंगे तो इसमें है एक सेकेंड, ठीक है, इसमें वो हैं हु हैव माइग्रेटेड, हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान वाले उस रीजन में थे वो पहले, लेकिन अब भारत में आए टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और 7th में क्या है? 7th में है कि वो इंडिया में थे पहले, फिर पाकिस्तान गए, फिर इंडिया है। ठीक है, तो अब इनका कोई वजूद है नहीं, क्योंकि ये जैसे ने बताया 26 जनवरी 1950 से पहले कैसे ये डील करते हैं प्रावधान, तो अभी इनका कोई वजूद वैसे है नहीं अस्तित्व 5, 6 और 7 का, और ना ही 8 का। 8 है राइट ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें क्या भी 6th और 7th में इंडिया से मतलब इंडिया और पाकिस्तान को डील कर रहे हैं ये। 8वां जो आर्टिकल है ये आउटसाइड इंडिया, दैट इज इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं, मतलब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अलावा कोई और देश है वहां पर अगर आप गए हो तो उनके राइट्स क्या होंगे, वो सिटीजन होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे, वो 8 में दिया हुआ है। 9 में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, गलत है ये। अभी देखा ना, ये आपका जो है आर्टिकल नंबर 11 में पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 में क्या है? फिर 9 में है पर्सन्स वॉलेंटरली, ठीक है, जो वॉलेंटरली एक्वायर कर लेगा सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट की, यानी किसी और देश की, विदेश की, वॉलेंटरली यानी अपनी इच्छा से नागरिकता ले लेगा, तो उसकी नागरिकता के प्रावधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी नागरिकता चली जाएगी। 10 में क्या है? 10 में है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर कोई भारत का नागरिक एक बार बन गया तो उसके जो नागरिकता के प्रावधान है वो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नया कानून आएगा और भारत सरकार बोलेगी कि अब ये लोग नागरिक नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपके राइट्स कंटिन्यू रहेंगे। और 9 में लिखा हुआ है कि अगर कोई वॉलेंटरली अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, 17th फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आते हैं अभी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ are applicable only to Indian citizens and no law made by the parliament can enforce any of these। हाँ, तो ठीक है, any of these duties on foreigners residing in India,
बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, बिल्कुल सही है। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यानी रशिया से इसको बोरो किया फंडामेंटल ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो फॉरेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड नो लॉ मेड बाई पार्लियामेंट कैन एनफोर्स एनी ऑफ दीज ड्यूटीज़ ऑन फॉरनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली हैं? रशिया से ली हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, फॉरनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये इंग्लिश में है आपका 18th, और ये हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? पार्लियामेंट वाइल इनैक्टिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 रिजेक्टेड द इंक्लूजन ऑफ अ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेड बाय द सरदार स्वरण सिंह कमिटी। ठीक है, नहीं, जो स्वरण सिंह कमेटी है उसके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया था, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिकमेंडेशन थे। एंड देन दूसरा आपका है रीजन, उसमें लिखा हुआ है स्वरण सिंह कमेटी हैड रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ड्यूटी टू पे टैक्सेस व्हिच वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनल लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। बताइए। चलो, तो पार्लियामेंट वाइल इनैक्टिंग दी 42nd, अब हमें पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही क्या किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51 है, बिकॉज इससे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी नहीं ओरिजिनली, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये तो बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड करी गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि भाई टैक्स भरना एक ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक, और जो ड्यूटी ना निभाए उस पर पेनल्टी लगाई जा सके, ये सारे रिकमेंडेशंस को नहीं लिया गया था, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। यानी कि पेनल्टी लगाओ अगर कोई ड्यूटी वॉलेट कर रहा है, तो टैक्सेस भरना एक ड्यूटी होनी चाहिए, ओके, एंड कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, मतलब इसको एनफोर्सिएबल बनाने की बात कही थी। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 ही ली थी इसकी, और 5 अपने आप से ऐड करी, टोटल 10 ऐड करी गई थी पार्ट नंबर 4A आर्टिकल 51A में, ठीक। तो पहला वाला तो सही है, रीज़न भी सही है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी टू पे टैक्स को यहाँ पर बोला गया था कि भाई इसको इंक्लूड करो, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। दोनों सही है, और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है अशरसन का, ठीक। तो ये हिंदी में आपका है। बात अगर करें तो आपको ये अभी मैंने आपको जैसे बताया स्वरण सिंह कमेटी की यहाँ पर सिफारिश में इनको जोड़ा गया। 5 उसने 8 दी थी, 5 गवर्नमेंट ने ली, 5 खुद से ली, और पार्ट नंबर 4 है आर्टिकल 51A में 10 को ऐड कर दिया, 19। अब इसमें क्लॉज बाय क्लॉज आपको थीम से मैच करना है, जो कि बेहद ही आसान क्वेश्चन आपको पता है। आर्टिकल 51A में अभी कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 10 तो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और जो 11वीं वाली है वो 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड हुई। तो आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज सी, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट? तो अगर आप याद करें, रिकॉल करें, तो इसमें किसकी बात होती है? टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड दी इंडियाज सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। आप देखो, ठीक है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा होगा? नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करता है। ई से क्या है? इक्वालिटी, और 5 उंगलियां इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि कॉमन ब्रदरहुड हमें प्रमोट करना है, और इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो वेमेन, यानी रेनाउंस करनी वो प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन। तो कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? सोशल इक्विटी और जेंडर जस्टिस की। रिनाउंस करनी है वो प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए। जी से ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करना है। के सबसे आखिरी वाली, जहाँ पर गार्जियंस या पेरेंट्स को ड्यूटी दी गई है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3142, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सारी ड्यूटीज़ आपको याद होनी चाहिए क्लॉज बाय क्लॉज, जिसमें ए से हम याद करते हैं
अबाइड, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एंथम, है ना, जो नोबल आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सबको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, अबाइड करना है। बी से बापू या भगत सिंह याद करते हैं हम, ठीक है। तो इनके जो भी नोबल आइडियल्स हैं विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, उनको चेरिश करना है और फॉलो करना है हमें। सी तीसरा वाला है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तीन चीज़ें दो ही हैं, सी का मतलब है तीन, ठीक है, सी में तीन चीज़ें, सी का मतलब है तीन। तो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को क्या करना है, अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना है। डी से हो जाएगा आपका डिफेंड, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई से अभी मैंने आपको बताया हारमोनी प्रमोट करनी है और कॉमन ब्रदरहुड यानी कि आपसी भाईचारा रखना है, यानी कि ई का मतलब पाँच, और पांचों उंगलियां साथ रहनी चाहिए, मतलब ये इस तरीके से आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। और ई इक्वालिटी, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वेमेन का नाम आता है सबसे पहले, तो रिनाउंस करनी वो प्रैक्टिसेस विच आर डेडिकेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन। एफ से फोर्ट है, फोर्ट मतलब किला, किला इज काइंड ऑफ अ रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, उसको वैल्यू है, प्रिजर्व करना है। जी में ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। एच से साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। आई से एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि वॉयलेंस नहीं करना है, एब्जॉर्ब करना है वॉयलेंस को और सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को। जे में क्या है, जे से जडेजा याद रखते हैं, जडेजा मतलब जो सारी जगह एक्सीलेंट है, यानी कि आपका, आपको पता है जडेजा है ना, बैटिंग, बोल्डिंग, वो बॉलिंग, फील्डिंग सब में परफेक्ट है, तो यानी कि एक्सीलेंट है हर फील्ड में। तो वही है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट कि हमारा नेशन भी आगे बढ़े। और आखिरी ड्यूटी है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, जिसको 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 2002 से, कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। 20 fundamental duties are non-justiciable in the court of law, which means that they cannot be directly enforced by citizens against the state। बिल्कुल सही है, ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, जैसे कि हमारा प्रियम्बल है। जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 में जो बनी थी, आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो जस्टिस वर्मा कमेटी है उसने कुछ ऐसे आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब है लॉ, जिनका यूज़ करके फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स किया जा सकता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, ठीक है। तो ये सारे जो एक्ट हैं ये क्या हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या किया था, आइडेंटिफाई किए थे कि इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्टिसेबल बना सकते हैं, मतलब कि पनिश किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट है आपका 1971 का, उसके तहत अगर आप नेशनल फ्लैग के डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि एक तरह से हमने फर्स्ट वाली जो ड्यूटी है उसको क्या कर दिया, उसको हमने जस्टिसेबल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था बाय जस्टिस वर्मा, जैसे कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, ठीक है, जो अभी पता है मैंने, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जैसे मैंने बताया, इंडियन पीनल कोड जो भी भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, तो ये सारे ओके। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो आंसर होगा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ विच मीन्स दे कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स्ड, और जस्टिस वर्मा कमेटी ने इसको आइडेंटिफाई किया। दोनों सही तो हैं लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि आर्टिकल, चलो छोड़ो अभी, ठीक है। तो अगला है 21, इसी इंग्लिश में रहा आपका, ये हिंदी में रहा, बताइए। ये हिंदी में है एंड ये इंग्लिश में है। बानी विकास साहा, ओके, वैशाली। तुम लोग यहाँ अभी भी बारिश हो रही है क्या, क्यों? हिंदी में देख लिया सभी ने, कर लिया हिंदी में? चलो तो करते हैं अभी।
A law enacted by the legislature aimed at fulfilling a specific DPSP must be declared void if it is found to be in conflict with fundamental duty. ऐसा कुछ नहीं है. हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी के बारे में, कि डीपीएसपी अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है कोई लॉ तो उसको डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो ड्यूटी के कॉन्फ्लिक्ट में. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, यहाँ तक कि 39B और C को तो तवज्जो मिली हुई है, ऊपर रखा गया है ठीक है, फंडामेंटल राइट से भी अगर हम बात करें 14 और 19 से. ये हम पढ़ेंगे जब हमारा अगला टॉपिक यही होगा, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जो हमारा अगला टॉपिक होगा. ठीक है, तो उसमें हम यही पूरा डिटेल में देखेंगे, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी. तो वहाँ पर हम डिटेल में इसको समझेंगे. लेकिन ये चीज़ और समझेंगे क्या भाई, आपके पास तो एक्सेस है ही है ना, तो आप समझ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे खुद आप उसको. ठीक है, तो रीजन की अगर बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज दो नॉन जस्टिसेबल आर यूटिलाइज्ड बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ लॉज एम्ड एट प्रमोटिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. बिल्कुल ये भी सही है. ठीक है, भले ये नॉन जस्टिसेबल है यानी वाद योग्य नहीं है, लेकिन कोर्ट, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो लॉ बनाती है हमारी पार्लियामेंट, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखने के लिए, चेक करने के लिए इनका यूज़ कर सकती है. सेम गोज प्रियम्बल के साथ भी. ठीक है, प्रियम्बल का यूज़ कोर्ट कर सकती है कोई लॉ ये देखने के लिए. सेम गोज डीपीएसपी के लिए भी. डीपीएसपी हो गई, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, नॉन जस्टिसेबल, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकती है कौन, कोर्ट, इनका यूज़ करके. तो A is false but R is true. 22. ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है. इंग्लिश और हिंदी. कर लिया, चलो. तो 86th amendment of 2002 introduced a new fundamental duty, a new DPSP and a new fundamental right, new DPSP and a new fundamental duty. बिल्कुल सही है. फंडामेंटल राइट में अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 21A को इसने ऐड किया. डीपीएसपी में बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया. फंडामेंटल ड्यूटी में बात करेंगे 51A सब क्लॉज K को ऐड किया. ठीक है, 21A में राइट टू प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, जहाँ पे 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको मतलब पूरा प्राइमरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है. इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में मेंशन किया, यानी कि 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड केयर करना, ये ड्यूटी दी गई स्टेट को. और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी गार्जियंस को दी गई कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएं. ठीक है, तो ये पहला सही है आपका. फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाई अ डीपीएसपी एड्रेस्ड अंडर आर्टिकल 48A. बिल्कुल सही है भी. जी से ग्रीनरी, यानी कि ये फंडामेंटल ड्यूटी ग्रीनरी के बारे में बात करती है. 48A में भी जब हम डीपीएसपी देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 48A में यही लिखा हुआ है, जहाँ पर स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको. ठीक है, जिसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इस डीपीएसपी को. तो खैर ये भी सही है. ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A आर नॉट एनफोर्सेबल बाई कोर्ट बट द पार्लियामेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग लॉज टू एनफोर्स एनी ऑफ देम विद पेनल्टीज. बिल्कुल सही है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में आपको जस्टिस नहीं मिल सकता, लेकिन पार्लियामेंट जो है लॉ बना के रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. जैसे कि अभी हमने देखा प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971, तो उसमें लॉ बना दिया है पार्लियामेंट ने कि अगर कोई नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको सज़ा है. तो यानी एक तरह से कहीं ना कहीं हमने पहले वाली ड्यूटी को एनफोर्स कर दिया इनडायरेक्टली. ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1, 2 and 3. 23 करिए. विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली इंटरप्रेट्स और डिफरेंशिएट स्पेसिफिक फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A. ये रहा आपका हिंदी में. ठीक, चलो. द ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स. अब बी से बापू और भगत सिंह. ठीक है, नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यानी 3 चीज़ें दी हुई हैं, सी से 3. ठीक है, आर ग्रुप टुगेदर अंडर अ सिंगल क्लॉज. द ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड द सिंगल क्लॉज में थोड़ी ना है, अलग अलग हैं, तो क्लॉज बी अलग है, सी अलग है. द ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस. आई में क्या लिखा हुआ है, वायलेंस नहीं करना है, बिकॉज एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. तो क्या करना है, वायलेंस नहीं करना है.
ठीक है, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड द ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, तो डी से डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये आपका सही है। ठीक। द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर इज वन ऑफ द फ्यू ड्यूटीज वेयर द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेशन। ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है, ठीक है, कि ऐसा कोई स्पेसिफिक फंडामेंटल ड्यूटी के लिए मैंडेशन हो स्टेट को कि नहीं नहीं तुमको इस चीज़ को लेकर तो कानून बनाना ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि इस चीज़ के लिए आपको कानून बनाना ही बनाना है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पार्लियामेंट के ऊपर, वो बनाए ना बनाए। ये कौन से नंबर की ड्यूटी है ज़रा बताइए? 51A सब क्लॉज H है, ह्यूमनिज्म साइंटिफिक टेम्पर। 24 ये इंग्लिश में आपका एंड ये हिंदी में। करिए। Regarding the utilization of fundamental duties by the judiciary, consider the following statements. Courts can use the fundamental duties to determine the constitutionality of any law, even those related to the fundamental rights, by holding that a law implementing a duty is reasonable. बिल्कुल, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है लॉ की वो डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ? इसका मतलब ये होता है कि वो जो कानून बनाया गया है बाय द पार्लियामेंट, वो संविधान के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, ये डी में कैन डायरेक्टली एंड बी एनफोर्स विद द सुप्रीम कोर्ट थ्रू अ रिट। नो, जो रिट्स होती हैं, रिट्स ये आपको पता है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए यूज़ करी जाती हैं। किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना है तो पार्लियामेंट ऑथोराइज कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 139 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 139 में। ऐसा रेट ऑफ मैंडमस जो है ये हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे जब कोई मैंडेटरी काम है। ठीक है, जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई मैंडेटरी काम करना हो और वो ना करे, देन उस केस में रिट ऑफ मैंडमस को इशू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंडेटेड दैट व्हेन इंटरप्रेटिंग एनी एम्बिगुअस स्टैट्यूट, courts must keep the spirit of fundamental duties in mind, even though the duty is non justiciable. सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है दैट व्हेन इंटरप्रेटिंग एनी एम्बिगुअस स्टैट्यूट, यानी कि जहाँ पर समझ में ना आए, एम्बिगुअस का मतलब वही है जहाँ पर मीनिंग क्लियर ना हो, ठीक है, व्याख्या करते समय न्यायालयों के मौलिक कर्तव्य की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका सही है ये, ठीक है। इस तरीके से कोर्ट ने, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैंडेटेड, ओके। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसी भी अस्पष्ट कानून को बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। एंड द लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें पॉलिटी में तो ये रहा, इसके बाद आपको पता है हम वो करंट अफेयर बेस्ड एंड थोड़ा सा ऊट पटांग टाइप क्वेश्चंस करेंगे। Which of the following duties from Article 51A primarily focuses on the promotion of humanitarianism and collective welfare? ठीक है, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective responsible, promotion of humanitarianism and collective welfare। तो अगर हम एक सेकंड रुकना बस, ठीक है। आज तारीख क्या, 5 है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड कलेक्टिव वेलफेयर की। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज, ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला हो सकता है, बिकॉज आप कलेक्टिव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, तो उससे क्या है, कलेक्टिव वेलफेयर होगा। लेकिन तीसरे से कलेक्टिव वेलफेयर तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, ओके।
ये हिंदी में अभी आते हैं कुछ, ये इस तरह क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो पॉलिटी से अलग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एथिक्स चैलेंजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इट्स। बताइए, ये हिंदी में रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एथिक्स चैलेंजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इट्स। तो क्या आंसर होगा? अब ह्यूमन डेवलपमेंट एथिक्स जो है वो चैलेंज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। कैसे? बिकॉज यहाँ पर हो सकता है एथिक्स की बात हो रही हो जो वहाँ पे नहीं हो रही है। कहाँ पे? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात नहीं हो रही होगी, वो यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट एथिक्स में। तो इम्प्लिसिट अजम्पशंस अबाउट यूनिवर्सल वैल्यूज एंड डेवलपमेंट गोल्स, ओवर रिलायंस ऑन इकोनॉमिक डेटा, एक्सक्लूजन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडिकेटर। आप देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट एथिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कहाँ मिलिट्री आ गई? आप खुद सोचो। अब खुद सोचो ना। लैक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड का क्या लेना देना यहाँ पे? क्या लेना देना कोई है यहाँ पे ट्रेड का? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा आप ये देखो कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को चैलेंज कर रहा है। क्यों कर रहा होगा चैलेंज? क्योंकि यहाँ पर उसके एथिक्स की बात भी हो रही है। कहाँ मिलिट्री स्ट्रेंथ, कहाँ ट्रेड एनालिसिस? क्योंकि यहाँ पर एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल वैल्यू है और डेवलपमेंट गोल की बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर रिपोर्ट की बात करें, HDR, तो वो कौन रिलीज़ करता है? ये UNDP रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस बार अगर बात करेंगे तो भारत की जो रैंक रही है वो 130 रही है 193 देशों में, 130 आउट ऑफ 193। और अगर रिपोर्ट की टाइटल की बात करें तो इट वॉज अ मैटर ऑफ चॉइस। अ मैटर ऑफ चॉइस पूरा अगर बात करेंगे तो मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही है इसमें, कोई बताएगा? फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे रहा है यहाँ पर आइसलैंड। इंडिया 130 पे रहा है, फर्स्ट पे रहा है आइसलैंड, दूसरे पे रहा है आपका नॉर्वे, और तीसरे पे रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तीसरे पे रहा है आपका स्विट्जरलैंड। अगला करो 27th। पर्पस क्या है दिशा सैटेलाइट्स का बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो? इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे दिशा उपग्रहों का उद्देश्य क्या है? बताइए, क्या उद्देश्य है? यति माथुर, क्या मैं परमार सर से कनेक्ट कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ? हाँ, तो साक्षी जी उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी अभी। ठीक है, प्लान की जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिजी चल रहा था शेड्यूल, अभी प्लान करके एग्जीक्यूट करी जाएंगे उसमें। तो दिशा सैटेलाइट्स के बारे में यहाँ पे पूछा है, बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। तो पर्पस क्या है? टेलीकम्युनिकेशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट नेविगेशन है, स्टडिंग द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस वेदर और ओशन ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि भाई नहीं आता है आपको तब कैसे करोगे? आता तो ठीक ही है। क्या बताया था मैंने? कल ही आपको बताया था कि कुछ ना कुछ तो होता है। इसका फुल फॉर्म में देखो, ये लिखा होगा जैसे ये शॉर्ट फॉर्म होगा किसी चीज़ का, शॉर्ट फॉर्म होगा। तो टेली कम्युनिकेशन, टी, कुछ तो होना चाहिए टी से, दिख तो नहीं रहा है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट नेविगेशन, हाँ ह्यूमन से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, एच से थोड़ा बहुत। ओशन ऑब्जर्वेशन, कहीं दिख रहा है ओ? अगर भाई होता ओशन ऑब्जर्वेशन तो कहीं तो ओ होता इसमें, वो भी नहीं है। और इसरो का समुद्र से कब से लेना देना आ गया काम? इसरो का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा समुद्रयान मिशन है जिसके तहत हम 3 लोगों को भेज रहे हैं कहाँ पे? डीप सी ओशन में, लगभग 6000 मीटर डीप भेज रहे हैं मत्स्य 6000 के थ्रू, जो एक सबमर्सिबल व्हीकल है। और वो जो है पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स वगैरह जो होते हैं अंडर वाटर, जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो करेगा। तो इसमें इसरो का तो कोई काम होगा नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक, अब या तो स्पेस फ्लाइट नेविगेशन हो सकता है, स्टडिंग द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस वेदर। स्पेस वेदर, एटमॉस्फियर, समझ रहे हैं आप? यही आंसर है इसमें। लंबाड़ी भी तुम बोल सकते हैं, लेकिन वो तुम लोग खुद का लंबाड़ी करते रहो, तो भाई उस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो ये है जो मैंने आपको बताया आपको। ठीक है, रीड द फॉलोइंग, और है भी एक्चुअल में, वही। ठीक है सर, इसमें बिल्कुल इसमें वही लगाना ही पड़ेगा आपको दिशा सैटेलाइट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, दिशा सैटेलाइट में है भी वही कि ये जो ए है उसका मतलब ही एटमॉस्फियर है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड।
ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2। Adolescent constitute nearly 1/5 of India's total population. Adolescents are grouped in the age bracket of 10 to 19 years. दोनों ही सही हैं यहाँ पे, ठीक है। एडोलेसेंट 10 से 19 के बीच के साल के वो लोग बच्चे होते हैं, ठीक है, 10 to 19, और ये लगभग पूरी इंडिया के पॉपुलेशन का 1/5 हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ये हिंदी में आपका क्वेश्चन है। एंड ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। ये हिंदी में, ये इंग्लिश में। Which of the following statements about the India-Japan strategic and economic partnership are correct? कर लिया। जापान इज इंडियाज 5th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो भी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है वो आपका एफडीआई के तहत आती है। तो एफडीआई के तहत आएगी, या एफपीआई, एफआईआई, उसी को बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत आएगी, ठीक है। अगर 50% से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो एफडीआई, उससे नीचे है तो एफपीआई, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। एंड लेट मी टेल यू, ये मतलब आसान नहीं है, बहुत 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 टफ है। आप यूपीएससी के भी एस्पिरेंट को दे देंगे, ठीक है। यूपीएससी के एस्पिरेंट कोई भगवान नहीं होते हैं, पहली बात, ठीक है। तो बस वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप दे देंगे और आपको लगता है, ठीक है, कि यूपीएससी लेवल का सवाल है, यूपीएससी वालों को दे देंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, मतलब झिल जाएंगे इसमें, कायदे से झिलेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन स्कोप ऑफ एलिमिनेशन भी नहीं है ज़्यादा। जापान इंडिया का 5th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है, विद ओवर 43 बिलियन इन्वेस्टेड एंड की रोल्स इन मेट्रो एंड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये डेटा पता होना बहुत ज़रूरी था। 5th लार्जेस्ट है, ओवर 43 बिलियन, ये स्पेसिफिक डेटा नहीं है। स्पेसिफिक मतलब 43 से ऊपर 44 भी हो सकता है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, कितना भी होगा, तो ये चीज़ अपने आप सही हो जाएगी। अगर लिखता नहीं सिर्फ एग्जैक्टली 43 बिलियन डॉलर है, तो वो एकदम स्पेसिफिक डेटा होता है। ये क्या है? स्पेसिफिक डेटा नहीं है। जैसे ये स्पेसिफिक डेटा है, 5th लार्जेस्ट, 5th का मतलब 5th पे ही होना चाहिए, ना तो 4th ना 6th, ठीक है। चलो, तो देन अगर इसकी बात करें, जो CEPA है, लेड टू 11 जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है। ECAPA क्या है? तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो इट लेड टू 11 जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन 8 इंडियन स्टेट्स एंड 1400+ जापानीज फर्म्स इन इंडिया। ये भी सही है। CEPA launched a digital skills exchange program on AI and Kaizen based on public governance। तो ये जो है गलत है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली SSC के एग्जाम में आया है। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको गलत माना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 1 and 2 ओनली, ठीक। काइजन क्या होता है? तो काइजन एक बिजनेस फिलॉसफी होती है, जापानीज बिजनेस फिलॉसफी, ठीक है, जो मेनली पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में फोकस्ड रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, PM सूरज, दैट इज प्रधानमंत्री समाज उत्थान रोजगार अधिकार जन कल्याण योजना, लॉन्च इन 2024, एम्स टू। इसका एम क्या है? PM सूरज का, ये जन सूरज वाला नहीं है, ठीक है, ये सूरज है, ये PM सूरज। तो क्या है? कोलेटरल फ्री लोन देना। कोलेटरल फ्री मैंने कल बताया था, जिसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। तो कोलेटरल फ्री लोन देना टू इंडिविजुअल फ्रॉम SC यानी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड सैनिटेशन वर्कर्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ये आप कोलेटरल फ्री लोन देना, दैट कम्स अंडर PM सूरज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ सर, बी नहीं होगा। इसको लॉन्च 2024 में ही किया गया था, PM सूरज, जिसके तहत फुल फॉर्म तो खैर लिखी हुई है, ठीक है। और अगर मिनिस्ट्री पूछ लेगा इसमें तो क्यों? मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें? विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल? तो मॉसजे है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओके। और कुछ नहीं। अच्छा, एक स्कीम है नमस्ते स्कीम, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। नमस्ते, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये ध्यान रखना, ये मॉसजे
और मऊआ, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इनकी स्कीम है ये, ठीक है। नमस्ते स्कीम के अगर पूछ ले तो ये इनकी स्कीम है, जिसमें कि जो अर्बन सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए, ठीक है, उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, मेनली तो सफाई कर्मचारियों के लिए है ये नमस्ते स्कीम। मौजे और महुआ दोनों की मिल के स्कीम है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। ओके, अब 30 में आपने कितना स्कोर किया, जल्दी से बताइए। 12 वाले में डाउट है क्या? ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने गलती से गलत टिक किया, ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब टिक वो गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, टिक गलत हो गया, वो बी की जगह सी हो गया था, वही है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। सीड करना है मतलब किसी अपनी टेरिटरी को किसी और कंट्री को देना है, तो वो आपका किस में आएगा, उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा बेरूभाई यूएन केस 1960 में बोला गया था, ठीक है। चलो, और 8 में क्या है, आर्टिकल 1, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, द यूनियन टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन दी, ओके 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 ओके, कैच कर लिया, एक सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा, तो 1 और 3 होगा, मैंने यूटी देखा सिर्फ, ठीक है, तो ये गलती आप भी ना करें एग्जाम हॉल में, पूरा पढ़ लें स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पर क्या किया, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ पर लगे हाँ यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, लेकिन ये सेकंड दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, कितना किया आपने स्कोर? अर्पिता जी, करेक्ट हो गया अभी वो। हाउ मच हैव यू स्कोर्ड? और जो अगला वाला होगा, लोकल बॉडीज नेक्स्ट टॉपिक लो, CBT 2 में बेनिफिट मिलेगा। लोकल बॉडीज ले लें, थोड़ा हम सोच रहे थे ऑर्डर में चले, फंडामेंटल राइट और DPSP ले लें अभी, क्यों, उसके बाद ले लेंगे अगला टॉपिक, ठीक है, उससे अगला, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, और कितना स्कोर आया, कैसा लग रहा आज का टेस्ट? सर प्लीज़ गुस्सा मत करना, बट मेरा मतलब था कि वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, तो पार्लियामेंट के पास एक्सप्लॉइट करने की। कौन सी चीज़ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी, एक सेकंड रुको। ओके, मैं समझ गया, ओके 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 ओके, लेकिन सेकंड शेड्यूल में जो भी चीज़ है ना, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से ही होती है, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से ही वो चेंज हो सकता है। अब आप अगर बोलोगे कि सर नाउ 25 नॉट, नहीं नहीं, उसका वही होगा, ठीक है, बी होगा उसका, ओके, जिसकी आप बात कर रहे हो। क्या ईशान अवस्थी सर, रिबन बैक 7 दिसंबर के, ओके। तो जिसका अभी प्रख्यात आई थिंक डाउट था सेकंड शेड्यूल वाला, तो सेकंड शेड्यूल के तहत जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, वो सारे ही सिंपल मेजॉरिटी से होंगे। दो यहाँ पर गवर्नर के द्वारा, क्योंकि अब खुद देखो ना, गवर्नर अपॉइंट कर भी कौन रहा है, गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर को अपॉइंट भी स्टेट ही कर रहा है, ठीक है, ओके। चलो, और यहाँ पर गवर्नमेंट तो खुद कर नहीं सकती है, पार्लियामेंट यहाँ पे लगेगा, ओके। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है टेक्निकल ऐसा कुछ, तो जो टेक्निकल या तो ऐप के बैक जो सपोर्ट टीम होता है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, या जो क्वेरी नंबर है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है। नंबर है आपका 9235, एक सेकेंड, वहाँ पर आप मैसेज कर दिया करो, बिकॉज कई चीज़ें मुझे खुद भी नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो और ये नंबर है 9235
98380 ये नंबर है, क्वेरी नंबर है, ठीक है। इसमें आप क्वेरी टेक्निकल इस तरह से मैसेज करते, जो मेरा वाला है जहाँ पर व्हाट्सएप आप लोग करते हो वो ये है, तो इस पर कृपया मैसेज मत किया करें इस तरीके का कि हमारा ये वैलिडिटी वो वैलिडिटी, क्योंकि वो ऐप का बैकएंड मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं आपका ऐसा तो नहीं मैं आपका कोर्स एक्सटेंड करूँगा ये सब करूँगा बैठ के। तो इस पर अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ है तो आप वो मुझे भेज सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन आपको कुछ टेक्निकल क्वेरी है तो ये दूसरा नंबर है टेक्निकल टीम का, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, अगला जो लेक्चर होगा कब होगा वो आपको बता दिया जाएगा बिफोर हैंड। कल तो क्योंकि 4.0 की क्लासेस स्टार्ट हैं तो कल तो लेक्चर नहीं होगा, 2 दिन तो नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन नहीं होगा आपका लेक्चर अभी, ठीक है। तो आप जो फंडामेंटल राइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, और जो आपका DPSP है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक्स हैं ये, ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स लेक्चर नंबर 3 के। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।